अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैंने एक सर्जरी देखी है, फिर मैंने सोचा क्यों ना अपने दोस्तों के साथ इस एक्सपीरियंस को शेयर किया जाए। मैंने जो सर्जरी देखी थी वो थी अपेंडिक्स की। आपने अपने इर्द गिर्द किसी डॉक्टर या किसी अपने दोस्त से ये बात सुनी होगी कि अगर किसी को अपेंडिक्स हो जाए तो वो इसे रिमूव कर देना चाहिए और इसके जिस्म के अंदर कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन मैं आज आपको अपेंडिक्स के दो ऐसे फ़ायदे बताना चाहता हूँ जिससे आप सुन के आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि खुदा ने हमारे जिस्म के अंदर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो गैर ज़रूरी है, जिसकी कोई अहमियत नहीं है। हर चीज़ की अपनी एक कदर, एक वैल्यू है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि अपेंडिक्स है क्या। अपेंडिक्स हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का सीकम पार्ट यानी जो हमारी छोटी आंत है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन का कोलोन पार्ट यानी जो हमारी बड़ी आंत है, इन दोनों के दरमियान एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यानी हमारी उंगली की तरह की एक नाली है, एक पाउच है। और ये राइट लोअर साइड पे यानी दाएं तरफ और थोड़ा सा निचले साइड पे मौजूद होता है। और अगर इसके अंदर कोई भी इन्फेक्शन हो जाए किसी भी रीजंस की वजह से, और इसमें इन्फेक्शन के बाद इसमें सोजिश पैदा हो जाती है, इसमें स्वेलिंग पैदा हो जाती है, और इस स्वेलिंग को, इस सोजिश को ही अपेंडिक्स कहते हैं। एक साइंसदान जिसका नाम डी कार्पी था, उसने 1522 के अंदर फर्स्ट टाइम इंसानों में अपेंडिक्स को आइडेंटिफाई किया था, यानी अपेंडिक्स को दरियाफ्त किया था। उसके बाद 1735 के अंदर फर्स्ट टाइम डॉक्टर क्लेडियस अमियांड ने लंदन के जॉर्ज हॉस्पिटल में 11 साल के बच्चे का अपेंडिक्स का एक कामयाब ऑपरेशन किया था। और ये दुनिया में फर्स्ट टाइम जो ना अपेंडिक्स की सर्जरी थी, और तब से लेकर अब तक अपेंडिक्स की सर्जरी कामयाब होती हुई आ रही है, और इसका ट्रीटमेंट पूरी दुनिया में मौजूद है। हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि जो हमारे जिस्म के अंदर अपेंडिक्स मौजूद है, ये एक गैर ज़रूरी आर्गन है, यानी इसका कोई काम नहीं है हमारी बॉडी के अंदर। हकीकत में ऐसा नहीं है कि इंसान जो है ये हमेशा बैक्टीरिया के साथ लड़ता हुआ आया है, और यहाँ तक कि हमारे जितने बॉडी के अंदर सेल्स मौजूद हैं, इससे ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर जो है ना बैक्टीरिया मौजूद हैं। जब भी कोई शख्स बीमार होता है, बीमार होने के बाद वो एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा होता है, और इसके साथ साथ जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर अच्छे बैक्टीरिया भी हैं, बुरे बैक्टीरिया भी हैं। जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उनका काम ये होता है कि वो हमारी खुराक की डाइजेशन में हेल्प कर रहे होते हैं, और हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर न्यूट्रिएंट्स को दोबारा रीअब्सॉर्ब करके हमारे खून के अंदर जो ना भेज रहे होते हैं। यानी इनका बहुत ज़्यादा रोल होता है, जिन्हें हम गट फ्लोरा भी कहते हैं। और इसके साथ साथ ये है कि जो हमारी अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स के अंदर एक लेयर होती है, एक पतली सी झिल्ली होती है, और जब भी कोई जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो जाकर हमारी अपेंडिक्स के अंदर छुप जाते हैं जब हम एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और कुछ अरसे के बाद जब उस मेडिसिन का जो ना असर ख़त्म हो जाता है, वही अच्छे बैक्टीरिया दोबारा आकर हमारे जो ना लार्ज इंटेस्टाइन में अपना जो ना काम प्ले कर रहे होते हैं। जब किसी शख्स में अगर अपेंडिक्स नहीं होगा तो ये बैक्टीरिया, जब वो पेशेंट जो ना एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करेगा, उसके बाद उस पेशेंट के जो अच्छे बैक्टीरिया होंगे वो बुरे बैक्टीरिया के साथ साथ मर जाते हैं। जब किसी पेशेंट को डायरिया हो जाए, या जिसे हम आम ज़बान में पेचेस कहते हैं, अगर वो लग जाएं, उस वक्त हमारी बॉडी से जो ना अच्छे बैक्टीरिया भी निकल रहे होते हैं और बुरे बैक्टीरिया भी निकल रहे होते हैं। हमारी अपेंडिक्स के अंदर जो पतली सी झिल्ली एक लेयर मौजूद है, उस लेयर के अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो वहाँ के आकर जो ना छुप जाते हैं कुछ अरसे तक, जब तक उस पेशेंट को डायरिया है। और जैसे ही उस पेशेंट को जो ना डायरिया ख़त्म हो जाए तो उसके बाद ये जो अच्छे बैक्टीरिया हैं, ये अपेंडिक्स जो ना हमारी उनको रिलीज़ कर देता है। वो जाकर दोबारा हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर हमारी खुराक के हाजमे में अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं, और इसी तरह जो ना न्यूट्रिएंट्स की जो ना रीअब्सॉर्प्शन करवा रहे होते हैं। इसी तरह जो ना अपेंडिक्स का हमारी बॉडी के अंदर जो ना ये दो जो ना बहुत ही और मेन इम्पॉर्टेंट काम हैं। अगर किसी शख्स को अपेंडिसाइटिस हो जाए, यानी जो उसका अपेंडिक्स है उसमें इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाए, उसमें सोजिश पैदा हो जाए, तो उसकी अलामात ये हैं कि उस पेशेंट के एब्डोमिनल एरिया में, यानी जो उसका पेट वाला एरिया है, ख़ासकर जो उसका नाफ वाला एरिया है, इस एरिया में उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होगा, और ये दर्द
کچھ عرصے کے لیے یعنی شروع میں یہ درد آرام سے ہو رہا ہوگا، اور کچھ ٹائم کے بعد، کچھ گھنٹوں کے بعد یہ درد جو نا اچانک سے اٹھے گی۔ یہ درد جب بہت زیادہ ہو جائے تو اس پیشنٹ کو وومٹنگ ہو سکتی ہے، نوزیا ہو سکتی ہے، یعنی اسے الٹیاں بھی آ رہی ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں ڈائریا ہو سکتی ہے، ان میں کانسٹیپیشن یعنی قبض بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ ایسے پیشنٹ کو دیکھیں اور اسے فوری طور پر جو نا ہسپتال لے کر جائیں، کیونکہ اپینڈکس کا جو علاج ہے وہ 36 گھنٹے کے اندر جو نا کرنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ اس کے پھٹنے کا بہت زیادہ خطرہ ہے۔ جب یہ پھٹ جائے تو اس کے اندر بہت زیادہ جراثیم، جو بہت زیادہ بیکٹیریا ہوتے ہیں جو ہماری باڈی کے لیے بہت زیادہ ہارمفل ہیں۔ اپینڈیسائٹس کے ڈائگنوز میں سب سے پہلے جو نا پیشنٹ کا بلڈ ٹیسٹ لیا جاتا ہے، اور اسی طرح امیجنگ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، یعنی سی ٹی اسکین وغیرہ کیا جاتا ہے، اور اسی طرح جو نا لاسٹ میں اس پیشنٹ کے ایبڈومینل رائٹ ایریا، جو لوور ایریا ہے، اس جگہ کا الٹرا ساؤنڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اپینڈیسائٹس کے درد کو کم کرنے کے لیے مریض کو اینٹی بایوٹکس دی جاتی ہیں، لیکن اس کے علاج کو ایمرجنسی تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ اپینڈکس کا 36 گھنٹے کے اندر پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر جو نا لیپروسکوپک سرجری کے تھرو اپینڈکس کی سرجری کرتے ہیں، یعنی اپینڈکس کو آپریشن کر کے نکال دیتے ہیں، اور اس عمل کو جو نا اپینڈیکٹومی کہتے ہیں۔ اگر آپ کسی مرض میں مبتلا ہیں یا آپ کو کسی بیماری کے ریلیٹڈ انفارمیشن چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، میں اس بیماری پہ جو نا ایک ویڈیو بنا کر آپ کے لیے شیئر کروں گا۔ تھینک یو سو مچ۔